हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। मैं रूपाली वर्मा। हम सभी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। बहुत से एग्ज़ाम टेस्ट आते हैं तो उसके इस टाइम हमें लगता है कि हम फटाफट थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लें। तो आज का हमारा ये वीडियो जो है इसी क्विक रिवीजन पे ही है। अब आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम ये बता दें कि हमारा चैनल आपसे किसी भी तरह की पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। हम 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी वीडियो किसी भी चीज़ के लिए हम कोई पेमेंट नहीं मांगते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। हम विश्वास करते हैं पढ़ाई में और पूरे एफर्ट्स के साथ आपको पढ़ाते हैं। हमारे चैनल पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। क्लास किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, टोटल 100% फ्री होता है। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अच्छा, आते हैं हम आज के वीडियो पे। जैसा कि हमने बताया कि एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, तो ये है किस क्लास के लिए? ये क्लास है हमारी 12th हिंदी इलेक्टिव, हमारा सिलेबस है। इसकी बुक है अंतरा भाग 2। ये बुक हमारी 2 खंडों में विभाजित है, गद्य खंड और काव्य खंड। आज जो हम लेकर आए हैं वीडियो वो है हमारे गद्य खंड का अध्याय 2, सुमिनिरी के मन के। सुमिनिरी के मन के जो है ये पार्ट, इसके अंदर हमारे सामने 3 छोटी छोटी कहानियां दी गई हैं और इनके माध्यम से हमें बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ों को बताने का प्रयास किया गया है। ये कहानियां हमारे सामने आप मान लीजिए लघु कथाएं हैं। ये इन्हें हमारे सामने रखा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो ये सभी जितना भी हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन पहले करा चुकी हूँ। तो पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए आप वहाँ पर ज़रूर वो वीडियो देखिए जो पहले ही अपलोडेड किया जा चुका है। आज हम फटाफट इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे ताकि हमारा कोई भी टेस्ट या एग्ज़ाम हो तो उस समय हम इसको देख सके, पढ़ सके और जल्दी से हमारा रिवीजन हो सके। तो फटाफट इसको देखेंगे और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड तो हैं, पर हमने अभी तक किए नहीं है, मतलब हमारी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड ये नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को समझना। सबसे पहले तो सबसे पहले जो हमारी लघु कथा आ रही है वो है बालक बच गया। बालक बच गया का हम एक छोटा सा बता दें। बच्चा जो होता है उसके अंदर उसका बचपना कायम रहना चाहिए। पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ, हर एक चीज़ को समझने जानने का बर्डन उसके ऊपर नहीं। उसके अपने अंदर की जिज्ञासा है तो उसे ज़रूर करने दीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती का बोझ नहीं लादना चाहिए, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती का बोझ उस बच्चे पर लादा जाए तो उसका बचपन कहीं ना कहीं हम ख़त्म कर देते हैं। इस लघु कथा के माध्यम से हमें पंडित जी ने यही बताने की कोशिश करी है। तो गुलेरी जी की इस लघु कथा को चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेखक को एक पाठशाला के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बुलाया गया, मतलब एनुअल फंक्शन था, वहां पर उनको बुलाया गया था। पाठशाला के प्रधानाध्यापक का 8 वर्ष का बेटा अपनी जानकारी का प्रदर्शन कर रहा था। उनका जो प्रधान अध्यापक था, जैसे हम सुपरवाइजर्स होते हैं ना, सेक्शंस के सुपरवाइजर्स होते हैं, वही उन्हीं का एकलौता बेटा था जो वहाँ पर स्टेज पर उसको बहुत सारी नॉलेज थी जिसे वो वहाँ पर बयां कर रहा था। और उस बच्चे की उम्र मात्र 8 साल थी। वह लड़का शरीर से स्वस्थ नहीं लग रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद हो रही थी तथा वह अपनी दृष्टि भूमि से भी नहीं उठा रहा था। मतलब होता है ना कि अगर हम जबरदस्ती का काम करें तो वही उसके साथ था। उसके ऊपर इतना प्रेशर था कि वो इंजॉय नहीं कर पा रहा था, जिससे वो हम उसके शरीर को देखकर समझ सकते थे। बच्चा अगर बहुत खुश है तो भी हम देखकर समझ जाते हैं और अगर दुखी है तो भी हम देखकर समझ जाते हैं। तो यहाँ पर उस बच्चे को देखकर हमें ये लग रहा था कि वो पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं है। अपनी आंखें भी उसने भूमि की तरफ रखी थी और ऊपर नहीं उठ के देख रहा था। वह रटे रटाए प्रश्नों के उत्तर सुना रहा था। उसने धर्म के 10 लक्षण, 9 रसों के उदाहरण, शीतल जल में मछलियों की प्राण रक्षा के उपाय, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के कारण, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम तथा पेशवाओं के राजकाल का समय आदि सब बता दिया था। अब देखिए, 8 साल का बच्चा, उसने देश से लेकर विदेश तक, प्राचीन पुरातन जानकारियों से लेकर वैज्ञानिक जानकारियों तक सभी कुछ वहां पर बताया था। तो यहां पर उसने सब कुछ, ये सब कुछ उसे रटा हुआ था, रटाया गया था उसको। जब उस बालक से पूछा गया तू अपने जीवन में क्या करेगा, अब जब उससे सब लोग उससे प्रश्न पूछ रहे थे, वो उत्तर दे रहा था। अब एक प्रश्न पूछा गया
कि तुम आगे चल के फ्यूचर में क्या, हर बच्चे से हम पूछते हैं कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो उस बच्चे से भी किसी ने पूछा कि तुम आगे बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तब उसने सिखाया गया उत्तर दिया, क्या दिया, मैं यावजनम यानी कि जीवन भर लोगों की सेवा करूंगा। उत्सव में उपस्थित सभी लोग उसकी वाहवाही यानी तारीफ कर रहे थे। उसके पिता भी बहुत प्रसन्न थे। इस प्रश्न के उत्तर पे कि सारी पूरा जीवन भर वो सबकी सेवा करेगा, सब लोग वाहवाही कर रहे थे। इवन उसके पिता भी बहुत खुश थे। मगर इन सब के बीच उसका बच्चे का जो चेहरा था वो कहीं पे प्रसन्न नहीं दिख रहा था। उत्सव में आए सज्जनों में से एक वृद्ध व्यक्ति ने आशीर्वाद देकर कहा, तू जो इनाम मांगेगा वही तुझे मिलेगा। अब इतना सब कुछ काम किया तो बच्चों को होता है ना कि अप्रिसिएशन के तौर पे कुछ गिफ्ट दिया जाए। तो वहीं पर किसी एक वृद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा कि तुमने इतना अच्छा काम किया, तुम जो इनाम मांगोगे हम तुमको देंगे। बालक के पिता और अध्यापक सोचने लगे कि वह अवश्य ही कोई पुस्तक मांगेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बालक ने लड्डू मांगा। अब जितने सभी थे सभी सोच में पड़ गए, आखिर वो मांगेगा क्या, भाई कोई अच्छी की चीज मांगेगा, कोई पुस्तक मांगेगा, कुछ मांगे। उसने क्या मांगा, उसने एक लड्डू मांगा खाने के लिए। उसके पिता और अध्यापक उसका जवाब सुनकर निराश हो गए, किंतु लेखक का मन प्रसन्न हो गया। एक विशेष उत्सव के दौरान बच्चे की स्वाभाविकता का गला घोटने के प्रयास को लेखक ने देखा, लेकिन अंततः लड्डू की मांग कर बच्चा कृत्रिमता से निकलकर अपनी स्वाभाविकता की ओर लौटा, जिस कारण लेखक को महसूस होता है कि बच्चा बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों की मधुर मर्म था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। तो अब यहाँ पर क्या था कि बच्चे ने जब लड्डू मांगा तो उसके जो अध्यापक थे और क्या कहते हैं और जो उसके पिता थे वो बड़े निराश हो गए कि ये इसने क्या मांग लिया लड्डू। लेकिन इसी के अपोजिट हमारे लेखक बड़े खुश हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तक उसने जितना भी किया था, स्टेज पे उसने जितना भी किया था, वो उस बालक का स्वभाव नहीं था, एक बच्चे का वो स्वभाव नहीं था। वो सभी कुछ एक बनावट था, वो उसके अंदर का नेचुरलपन नहीं था। लेकिन जहां उसने वो लड्डू मांगा वहां उस बच्चे के अंदर से हमें बचपन निकलता हुआ दिखाई दिया। यानी कि उस बच्चे के अंदर अभी सब कुछ मरा नहीं था, उसका बचपन जीवित था। तो लेखक वही कहते हैं कि आखिरकार बच्चा बच गया। तो उस लड्डू की मांग में जो है ना हरे पेड़ की सरसराहट थी। हरा पेड़ कैसा होता है, हमको अब जो जिंदा होता है वो, लेकिन अब पेड़ मर जाता है तो उसी की पेड़ की लकड़ी से क्या हम बना देते हैं, अलमारी बना देते हैं। और वो अलमारी जब खटखट करती है तो हमारा सिर धुकने लगता है। तो यहाँ पर उस हरे पेड़ की सरसराहट उस बच्चे में हमें दिखाई दे रही थी, ना कि मरे काठ की यानी कि मरे हुई लकड़ी की बनी हुई अलमारी की खटखटाहट। यहाँ पे बहुत ही अच्छे माध्यम से हमें लेखक ने समझाया है कि एक लकड़ी जब मर जाती है, यानी कि वो बच्चा जब तक स्टेज पे प्ले कर रहा था वो बच्चा बच्चा नहीं था, वो बड़ों जैसा रिएक्ट कर रहा था और वो उसका बनावटपन था। तो यहाँ पर उस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला गया था। लेकिन जब लड्डू मांगा तो उसके अंदर वो हरापन हमें दिखाई दिया, जो एक पेड़ के अंदर हरापन कायम रहता है। तो इस कहानी के माध्यम से बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती का बर्डन नहीं डालना चाहिए, उनकी जितनी उम्र है उसी के हिसाब से उन्हें पढ़ने देना चाहिए। ये नहीं कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत, अरे वो बच्चा जितनी समझ है जितना है वो अपने आप करेगा, ज़बरदस्ती हमें नहीं करनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारी दूसरी लघु कथा की तरफ, घड़ी के पुर्जे। अब घड़ी के पुर्जे के माध्यम से लेखक ने हमें एक बात और बताई है। जो धर्माचार्य होते हैं यानी कि जो बड़े बड़े ज्ञाता होते हैं धर्मों के, वो कहते हैं कि धर्म सिर्फ हम ही को जानना चाहिए, किसी और को हम क्यों बताएं। हम जैसे बोलते हैं ना कि हम कहीं गए, कुछ हुआ, कोई संस्कार हुआ, कुछ, हम आखिर ऐसा क्यों करते हैं, तो बोलेंगे ऐसा धर्म में लिखा है। धर्म में कहाँ लिखा है? अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो वो क्या कहते हैं, धर्म जानना आपके बारे में जी आपका काम नहीं है, आपका काम है इसको खाली आचरण में लाना, आप आचरण में लाइए, धर्म तो हम जानते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो हमें धर्म बताना नहीं चाहते, धर्म के ज्ञाता सिर्फ वही बने रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर घड़ी के पुर्जों के माध्यम से हमें, इस लघु कथा के माध्यम से हमें लेखक ने यही समझाने की कोशिश करी है। तो पहले हम पढ़ते जाते हैं और आपको समझाते भी जाते हैं।
घड़ी की पुर्जे निबंध में लेखक कहता है कि धर्माचार्य यह उपदेश देते हैं कि धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। मतलब धर्म के अंदर क्या है ये एक हर मनुष्य को जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो धर्माचार्य हमें उपदेश देते हैं उसे चुप रहकर स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब उन्होंने जो हमें उपदेश दिया, जो चीज हमें सिखाई, हमें चुपचाप वो चीजें आचरण में लानी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। मतलब हमें पूछना नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्या है, किस लिए है। हमें ऐसा प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके अनुसार धर्म का रहस्य बहुत गंभीर अर्थ वाला है। उनकी बारीकी को प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता। मतलब वो बहुत ही ज्यादा जो है मतलब बहुत ज्यादा बारीक है, उसके अंदर जाते जाइए तो हर व्यक्ति उस बारे में नॉलेज नहीं रख सकता है। लेकिन धर्म के गूढ़ रहस्यों की तुलना घड़ी से करते हैं। लेखक जो है हमारे क्या करते हैं, धर्म के जो गूढ़ रहस्य होते हैं इसको किससे करते हैं, घड़ी के पुर्जों से। अब जो ये हमने घड़ी पहन रखी है ना, इसी से बात हो रही है। क्या है वह घड़ी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि समय जानने के लिए घड़ी देखने वाले व्यक्ति से पूछ लो या ज्यादा से ज्यादा घड़ी देखना सीख लो। कहने का तात्पर्य ये होता है कि हम जैसे हमको है, हमें समय जानना है तो हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में घड़ी है, हम समय देख लेंगे। लेकिन अगर हमें देखना नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हम किसी दूसरे से पूछेंगे। लेकिन हम नहीं पूछना चाहते हैं तो क्या होगा, ये होगा कि हम घड़ी देखना सीख लें। वही चीज यहाँ धर्म पे बताई जा रही है कि हम क्यों दूसरे से धर्म को सीखें। हम धर्म क्यों नहीं पढ़कर सीख लेते हैं, लेकिन उसे खोलकर उसके कल पुर्जों देखने का काम घड़ी सही करने वालों का है। अब यहां पर वो क्या कहते हैं कि हम घड़ी देखना सीख लें। हमें घड़ी नहीं आती तो हम घड़ी देखना सीख लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम इस घड़ी को खोलें पूरा, इसके एक 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 पुर्जों को अलग करें। ये काम तो हमारा नहीं है। ये काम हमारा है, ये काम हमारा नहीं है। ये काम कौन करता है, घड़ी साज करता है। तो यह स्थिति धर्म की है, इसलिए धर्म के रहस्य जानने का काम वेदों के जानने वाले धर्माचार्यों पर ही छोड़ देना चाहिए। तो यही यहां पर क्या बताया जा रहा है, ये धर्माचार्य बोलते हैं कि जिस प्रकार से आपका काम है समय जानना, तो आप घड़ी देख लीजिए और काम चला लीजिए, लेकिन उसके पुर्जे तो आप खोल कर नहीं देखेंगे ना। ये काम किसका है, धर्म को जानने का काम धर्माचार्यों का है। जिस तरीके से घड़ी बनाने का काम घड़ी साज का है, ये कार्य कौन बोल रहा है, धर्माचार्य बोल रहे हैं। लेखक मानता है कि जैसे घड़ी ठीक करने के लिए उसके कल पुर्जों का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार सिद्ध लोग ही धर्म के रहस्यों की जानकारी तथा विवेचना का अधिकार रखते हैं। तो उनका कहने का है कि जिस तरीके से घड़ी बनाने का काम घड़ी साज जानता है, उसी तरह धर्म की बारीकियां धर्माचार्य जानते हैं। लेखक ने परदादा की घड़ी का उदाहरण देकर परंपरागत रूढ़ियों को धर्म में शामिल करने वालों पर व्यंग किया है। अब यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बात क्या समझाई जा रही है। बात ये समझाई जा रही है कि माना कि धर्म की बारीकियों को जानने का अधिकार हमारा नहीं, धर्माचार्यों का है, ठीक है, मगर थोड़ा तो हम जान सकते हैं ना। अब ये तो नहीं है कि हम बिल्कुल अनपढ़ बने रहे। अब इसको ऐसे समझिए कि घड़ी को देखना हमने सीख लिया, उसी तरीके से हम वेदों को पढ़ना सीख लें। हम वेदों को पढ़कर समझ सकते हैं, माना उनकी बारीकी नहीं जान सकते, लेकिन हम यहाँ पर वेदों को पढ़कर उन्हें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल बारीकी में जाएं तो वो बारीकी धर्माचार्यों तक ही सीमित रहनी। मगर हम बिल्कुल अनपढ़ बने रहे ये नहीं, मतलब हमको घड़ी देखना ही ना आए ये जरूरी नहीं। 3 पार्टों में ये चीज आपको समझाई जा रही है। एक, घड़ी ना देख पाना, यानी कि बिल्कुल भी धर्म को ना समझना। दूसरा, घड़ी देखना सीख लेना, धर्मों को वेदों को पढ़ना समझ लेना। तीसरा, घड़ी के कल पुर्जों की जानकारी रखना, यानी कि धर्म की बारीकियों को समझना। तो ये 3 चीजें आपको इस माध्यम से समझाई गई हैं। तो माना हम घड़ी के कल पुर्जों की जानकारी नहीं ले सकते, वो बारीकी का काम धर्माचार्य अपने पास रखें, वही करें, लेकिन कम से कम हम वेदों को पढ़ने की जानकारी तो हासिल कर ही सकते हैं ना। तो वही चीज उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल अनपढ़ मत बनिए, आप धर्मों को पूरी बारीकी मत जानिए, मगर धर्मों को पढ़ने, वेदों को समझने की इतनी बारीकी समझना आपको आना चाहिए। तो ये मेन चीज हो गई। अब इन्होंने अपने दादाजी की घड़ी के हिसाब से एक चीज हमें और समझाने की कोशिश करी है। क्या?
व्यंग किया है तथा ऐसे लोगों को आड़े हाथों लिया है जो सामान्य जनता की धर्म के गूढ़ रहस्यों के पृथक रखने का प्रयास करते हैं। तो लेखक के पास उन्होंने बताया कि हमारे पास एक हमारे परदादा की घड़ी थी, ठीक है, हम उसको हमेशा संभाल के रखते थे, मगर उसे खोल कर हमें देखना नहीं आता था, तो हम उसको देखते भी नहीं थे, उसको हमेशा संभाल के रखते थे। तो उन्होंने यहाँ पर हमको ये समझाने की कोशिश करी है कि मानव परंपरागत चीज़ है, लेकिन उसे आप खोलिए, उसमें से समय देखिए, समझिए। तो उसी तरीके से ये धर्म पुराने हैं लेकिन हमें समझने हैं, हम चाहें तो हम उनको समझ सकते हैं, समझना चाहिए हमको। माना कि अब उसको हम पूरा उसके कल पुर्जे निकाल के खोलने की कोशिश हमें नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसको ओपन, पहले होता था ना डायल वाली घड़ी होती थी ऐसे कैप वाली, बस अब उसको उठा आपको ऐसे करके खोलना है, उसमें जो बज रहा है वो आपको सीखना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परदादा की घड़ी के पूरे कल पुर्जे अलग कर दें, वो कार्य आपको नहीं करना है। तो यहां पर इन्होंने इन दो चीजों से हमें धर्म की बारीकियों को समझने की ज्ञान प्रदान किया है। अब हम आते हैं तीसरी हमारी लघु कथा पर। तीसरी हमारी लघु कथा है ढेले चुन लो। शादी ब्याह के लिए जो है लड़के लड़कियों को जिस तरीके से किया जाता है, बिना देखे समझे नक्षत्रों के हिसाब से चुन लेना, उसी से रिलेटेड हमारी ये जो है अगली लघु कथा है। लेखक ने बताया कि शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका पोर्शिया अपने वर का अलग ढंग से चयन करती है। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक दुर्बल बंधु की नायिका पुरुषरी की स्वयंवर पद्धति का वर्णन लेखक ने किया, जिसमें सोने, चांदी और लोहे की पेटियों में अक्कड़बाज सोने का चुनाव करता है। अब मतलब क्या है, वहां पर 3 पेटियां रखी गई, एक सोने की थी, एक चांदी की थी, एक लोहे की थी। तो जो अक्कड़बाज आता है वो सोने की पेटी का चुनाव करता है, लोभी चांदी की चुनाव करता है, चांदी की पेटी का, तथा सच्चा प्रेमी लोहे का चुनाव करता है। अब देखिए, सोने की पेटी हो या चांदी की पेटी हो, वो आपको मजबूती नहीं दे सकती, मगर लोहे की पेटी, पेटी का मतलब होता है जैसे आप लोग सूटकेस समझते हो ना, सूटकेस, पहले वो लोहे के ट्रंक्स वगैरह टाइप के चलते थे, तो वहां पेटी का तात्पर्य वो है। तो वो क्या होगा, वो आपको मजबूती प्रदान करेगा ना। सोने चांदी का क्या होगा, या तो उसे लेकर कोई भाग जाएगा, उसके अंदर सामान भी प्रोटेक्टेड नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही सॉफ्ट जो है मेटल होता है, लोहा हार्ड मेटल होता है। तो यहाँ पर जो सच्चा प्रेमी था उसने लोहे की पेटी का चुनाव किया। लोहे की पेटी चुनने वाला वर कन्या से विवाह करने के लिए चुना जाता है, क्योंकि सबके हिसाब से वो अक्लमंद व्यक्ति था और उसी से कन्या का विवाह हो जाता है। मतलब दुर्लभ बंधु की जो पुरुषरी थी उसके बात हम कर रहे हैं, पुरुषरी का विवाह उस लोहे की पेटी चुनने वाले लड़के से हो जाता है। लेखक ने वैदिक काल की स्वयंवर पद्धति की ओर संकेत किया है, जो पूर्णतः अंधविश्वास पर आधारित थी। अब और पहले चाहिए, मतलब वैदिक काल में किस तरीके से वर चुने जाते थे, मतलब कन्या चुनी जाती थी, इसका एक वर्णन उन्होंने हमारे सामने किया है। क्या बोल रहे हैं, इसमें वर यानी कि जो नर यानी कि दूल्हा होता है, 7 मिट्टी के ढेले, यानी इतने बड़े मिट्टी के जो ढेले बना के लेके आता है, अलग अलग जगह से मिट्टी लेता है और 7 ढेले बनाकर लेके आता है। ढेले वधु यानी नारी के सामने रखता है। वर को पता होता है था कि ढेले की मिट्टी कहां से लाई गई, मतलब लड़के को पता था कि वो मिट्टी कहां से लाई गई है, मगर वधु को ये चीज नहीं पता होती थी और उसके सामने रख दिया जाता था कि तुम इसमें से एक ढेला चुनो। यह मिट्टी गौशाला यानी कि जहां गायें बांधी जाती हैं, वेदी यानी कि जहां यज्ञ किया जाता है, खेतों, चौराहों और शमशान यानी मसान जैसे स्थानों की मिट्टियां होती हैं। अलग अलग जगह की मिट्टी लाके उनके ढेले बनाए जाते हैं और उन्हें वधु के सामने रख दिया जाता है कि इसमें से एक ढेला चुनना है। अब कौन सा ढेला चुना जाएगा, देखिए, ढेलों को चुनने के लिए नारी के सामने रखा जाता है। नारी के लिए लॉटरी की तरह होता है, मतलब जैसे हम आंख बंद करके लॉटरी चुनते हैं ना, ये उसकी तरह होता है कि हमको नहीं पता कि कौन सी लॉटरी खुलेगी। अगर स्त्री वेदी की मिट्टी के ढेले को उठा ले तो उसकी संतान वैदिक पंडित बनती है, यानी कि वो क्या होगा, पंडित बनेगी। यदि नारी ने शमशान की मिट्टी से बने ढेले को चुना तो अशुभ माना जाता है, ऐसी नारी से विवाह नहीं किया जाता। मान लीजिए उसने मसान यानी कि शमशान की मिट्टी का ढेला चुन लिया, तो फिर वो शादी नहीं होती है, क्योंकि ये अशुभ कार्य हो जाता है। लेखक ने इस रूढ़ी के आधार पर अन्य रूढ़ियों पर भी व्यंग किया है। उनका मानना है कि ढेले के आधार पर जीवन भर के साथी का चुनाव करना हास्यास्पद है।
यानी कि सिर्फ एक ढेला रखकर आप पूरे जीवन भर के साथी को चुन सकते हैं। आप नहीं जानते कि उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, क्या हाथ, बस आप ढेलों के माध्यम से एक अपने जीवन भर का साथी चुन सकती हैं। इसी तरीके से हम अभी के समय की बात करें, ये तो वैदिक काल का चुनाव था। अभी अगर प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, कुंडलियां मिलाई जाती हैं। अरे वर वधु को सामने रखिए, उनको बात करने दीजिए, उनकी कंपेबिलिटीज होती है तो वो शादी करे। अब इतनी दूर अंतरिक्ष में घूम रहे ये मिट्टी के ढेले क्या डिसाइड करेंगे कि इनका भविष्य क्या होगा, ये साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा। तो यहां पर उन्होंने ये जो विवाह की जो पद्धति है, वर वधु के चुनाव की जो पद्धति है, इस पर पूरी तरह व्यंग किया है कि जो पद्धतियां हम निभाते हैं, इन कुंडलियों से कुछ नहीं होता, इन अंतरिक्ष में घूमते सूर्य मंगल बुध बृहस्पति से कुछ नहीं होता, इन ढेलों से कुछ नहीं होता। होता क्या है, जिनमें हम अपने देखते हैं कि जिनके साथ हमारा मैच बैठता है, हमारे बिहेवियर का मैच बैठता है, उनसे हमें शादी का निर्णय करना चाहिए। इस लघु कथा के माध्यम से हमें लेखक ने यही बताया है। तो ये पूरा पाठ हमने आपको समझा दिया। अब आते हैं इनके प्रश्नोत्तर पे। पहला प्रश्न है हमारे पास में, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है। मतलब धर्म का जो रहस्य जानना है उसके लिए उन्होंने हमें घड़ी के पुर्जे, अभी हमने जैसे वो पाठ लघु कथा समझी कि धर्म को क्या बताया उन्होंने, घड़ी के पुर्जों के हिसाब से जो धर्म की बारीकियां हैं उनको घड़ी का पुर्जा बताया था। तो उन्होंने आखिर ये दृष्टांत हमारे सामने रखा क्यों है, इसे आपको डिटेल में बताना है। देखिए हमने यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखिएगा। लोगों ने धर्म के रहस्यों व घड़ी के पुर्जों के प्रति अनभिज्ञता के कारण लेखक ने घड़ी को धर्म के दृष्टांत के रूप में रखा है। अब पहली लाइन का मतलब समझिए, हमने घड़ी बांधी हुई है, हमने बांधी है, आप सब बांधते हैं, लेकिन इसके अंदर की जो पुर्जों की बारीकी है हम ये नहीं जानते, हम इससे पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। उसी तरह हम जानते हैं कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस धर्म के अंदर की बारीकी हम नहीं जानते हैं। यानी कि हम घड़ी के पुर्जों की जानकारी नहीं रखते और ना ही हम धर्म की बारीकी की जानकारी रखते हैं, इसीलिए इनका दृष्टांत हमारे सामने लेखक ने रखा है। जिस प्रकार कुछ धर्माचार्य लोग ही धर्म के रहस्यों पर अपना अधिकार मानते हैं और समाज के अधिकांश लोगों को गूढ़ रहस्य से दूर रखने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार सामान्य मनुष्य घड़ी देखने के बाद उसकी मरम्मत की आवश्यकता को नजरअंदाज करता है, वह उसे घड़ी साज का काम मानता है। लेखक का मानना है कि हमें केवल घड़ी देखना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि उसे खोलकर ठीक करने का तरीका भी जानना चाहिए। तो अब यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि हम घड़ी अगर जो पहनते हैं तो हम माना कि बिल्कुल बारीकी नहीं है, लेकिन कम से कम घड़ी अगर उसका सेल चला जाए तो हम सेल तो बदल सके, हमें इतना आना चाहिए। अगर उसका घड़ी का टाइम आगे पीछे हो जाए तो हम उसको तो सेट कर सके। तो यहाँ पे हमें पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि हमने बांध तो ली घड़ी, लेकिन हमें जरा सा अगर टाइम आगे पीछे हो जाए, घड़ी स्लो या फास्ट हो जाए तो हम उसको सही नहीं कर सकते, घड़ी के सेल खत्म हो जाए तो हम सेल नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, अब घड़ी को है, ये घड़ी है, इसको हम लॉक करना और ओपन करना नहीं जानते हैं, तो इस तरह की अनभिज्ञता हमारे पास नहीं होनी चाहिए। कम से कम इतना होना चाहिए कि हम उसमें थोड़ी जानकारी रखें। यदि हम धर्म के बाह्य तत्वों और धर्माचार्यों के उपदेश को आंख बंद कर मानते रहे तो हमारा भला नहीं होगा। इसके लिए हमें धर्म के रहस्य अर्थात घड़ी के पुर्जों की भी जानकारी होनी चाहिए। धर्माचार्य द्वारा बताए गए धर्म के मार्ग पर आंखें मूंद कर नहीं चलना चाहिए, स्वयं भी उस पर विचार करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार आप घड़ी की इतनी जानकारी रख लेंगे तो आपको घड़ी पहनना आ जाएगा। जाहिर सी बात है, हम घड़ी पहनते हैं तो हमें घड़ी की थोड़ी जानकारी तो है, घड़ी देखना आता है, टाइम सही है कि नहीं ये देखना आता है, अगर टाइम आगे पीछे हो गया तो उसे सही करना आता है, सेल बदलना आता है, घड़ी बांधना आता है। अगर घड़ी खुल जाए, मान लो बाई चांस ये गिर जाए, तो उसे समेट के बंद करना हमें आता है, इतना तो हमें आता है ना। तो कम से कम इतना तो सीख लीजिए, बारीकी नहीं तो कम से कम इतना सीखिए। तो उसी तरीके से उन्होंने बोला कि धर्माचार्यों के बताए गए उद्देश्यों पे आंख बंद करके हमें नहीं चलना, हमें क्या करना है, हमें उनकी बारीकियों को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि वो हमें सही रास्ते ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये लोग हमें कहीं गलत रास्ते पर ले जाते हैं, गलत करते करवा देते हैं। आपने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है।
प्रश्न संख्या 2 है, घड़ी साज का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है। उन्होंने बोला कि घड़ी साज का इम्तिहान पास, इससे वो हमें क्या बताना चाहते हैं। घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का तात्पर्य उन लोगों से है जो बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो धर्म के संस्कारों को उनकी उपयोगिता और अनुपयोगिता के संबंध में विचार विमर्श करने के योग्य हैं, जो मनुष्य के लिए उनकी आवश्यकता व अनावश्यकता का विश्लेषण करने में सक्षम है। कम से कम ऐसे व्यक्तियों को धर्म के रहस्यों को जानने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसे केवल धर्माचार्यों तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें भी जो है घड़ी साजी का इम्तिहान पास करना चाहिए, अर्थात हमें भी घड़ी को खोलने बंद करने की जानकारी रखनी चाहिए। पूरी तरीके से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए कि जिस तरीके से जो धर्माचार्य होते हैं वो सारी जानकारी अपने पास रखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जानकारी हमें भी एकत्र करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, बालक बच गया कहानी में वर्णित बालक के व्यक्तित्व के विषय में बताइए। जो हमारी एक लघु कथा थी बालक बच गया, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है, उस छोटे से बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में बताना है। क्या है? बालक बच गया कहानी का बालक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का इकलौता पुत्र है। उसकी आयु 8 वर्ष की थी। उसे बड़े प्यार से विद्यालय के वार्षिकोत्सव में प्रदर्शन के लिए दिखाया गया है। उसका चेहरा पीला था तथा आंखें सफेद थी। उसकी नजरें धरती से ऊपर नहीं उठती थी। बालक से उसकी शारीरिक और मानसिक आयु से अधिक ऊपर के प्रश्न पूछे जा रहे थे, जिनका वह बालक उत्तर दिए जा रहा था। उसके उत्तर रटे रटाए लग रहे थे क्योंकि उसके स्वाभाविकता का अभाव था। तो यहाँ पर वो बच्चा कैसा दिख रहा था और उसके साथ क्या हो रहा था, सभी कुछ हमें यहाँ पर बताना है। प्रश्न संख्या 4 है, समय पूछ लो और काम चला लो। पंक्ति में निहित संदेश को आप समाज के लिए कितना उपयोगी मानते हैं। यानी कि घड़ी है, अब घड़ी हमें बांधना नहीं आती तो क्या है कि ठीक है, अगर नहीं आती तो आप टाइम पूछ लो, अपना काम चलाते रहो। तो लेखक इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो क्या है, समय पूछ लो और काम चला लो पंक्ति के माध्यम से धर्माचार्यों ने समाज में यह धारणा फैला रखी है कि आम आदमी को धर्म के रहस्य जानने का अधिकार नहीं है। उन्हें केवल धर्म के लिए बनाए गए नियमों तथा सिद्धांतों का आंख बंद करके पालन करना चाहिए। धर्माचार्यों की यह धारणा समाज के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। ऐसा कहकर वे धर्म के ठेकेदार बने रहना चाहते हैं ताकि वे लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें ठग कर अपनी रोजी रोटी चला सके तथा अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सके। ये धर्माचार्य धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को डरा डरा कर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं। इससे समाज में गलत संदेश जाता है। तो इनका यहाँ पर तात्पर्य है कि समय पूछ लो, यानी कि धर्म में जो हम कुछ बता रहे हैं वो करते रहो। तुम्हें धर्म की बारीकी यानी घड़ी देखना सीखने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें है कि तुम्हें समय जानना है तो हमसे पूछ लो, हम बता देते हैं, तुम काम करते हो। मतलब धर्म के बारे में तुम कोई जानकारी अपने पास मत रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, घड़ी के पुर्जे निबंध में लेखक धर्म के संबंध में क्या कहना चाहता है, इससे आप कितना सहमत हैं? तो यहां पर लेखक ने घड़ी के पुर्जे के माध्यम से हमें धर्म के बारे में क्या समझाने की कोशिश करी है। घड़ी के पुर्जे निबंध में लेखक धर्म के संबंध में कहना चाहता है कि व्यक्ति को धर्म का केवल पालन ही नहीं करना चाहिए, उसको समझना तथा जानना भी चाहिए। उन मान्यताओं और सिद्धांतों को आज के जीवन के संदर्भ में देखना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या समझाने की कोशिश करी है इस पूरे उसमें कि हमें धर्म को सिर्फ उनके बताए धर्माचार्यों के बताए चीज़ों पर चलना ही नहीं है, हमें उसे समझना और जानना भी आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट जो हम आपको क्विक चैप्टर रिवीजन करा रहे थे ये यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे ये और भी हम आपके इसके आगे और भी चैप्टर हैं जिनका हम क्विक रिवीजन लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और इससे पहले भी हम ला चुके हैं। तो उनको आप कैसे देखोगे, उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetbrains.com पे। जब आप हमारे चैनल पे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह का एक पेज, मैग्नेट ब्रेन्स का एक एक पेज ऐसे ओपन होगा। आप इस पे सबसे पहले CBSE इंग्लिश मीडियम जो लिखा है इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे वन शॉट रिवीजन आ जाएगा। आप इसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है 12th, इसे आप यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 12th की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। इनमें वो सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपके लिए वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। आप देख रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स है। अब आपको इसमें हिंदी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हिंदी है, इसे आप सिलेक्ट करेंगे। करते ही सारे ही चैप्टर्स आपके सामने होंगे। तो जो कोई भी आपके एग्जाम में आ रहा है उसे सेलेक्ट करिए, उसका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए। जिस तरीके से मैग्नेट ब्रेन एक चैनल है उसी तरीके से हमारा एक चैनल और है मैग्नेट ब्रेन हिंदी, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके पहचान में जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप उन्हें बताइए, तो उनकी भी परेशानी का हल हमारे चैनल में मिलेगा। कोई भी चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर आकर वो सब कुछ देख सकते हैं। हमारे चैनल पे दिए जाने वाला कंटेंट टोटली अरेंज है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक आपको ईजिली मिल जाता है। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।